महोत्सव का अगर संधि विच्छेद आपसे साथियों पूछा जाए तो महाधन उत्सव ये महोत्सव का संधि विच्छेद होता है। अच्छा, इसमें कौन सी संधि है एक बार कमेंट में मुझे बताइए। उसके बाद देखिए करेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक लोकोक्ति है। इसका मतलब क्या होता है? शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, तो ऐसा तो नहीं है। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ये बिल्कुल सही है साथियों। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। जिसके पास शक्ति होती है उसका काम हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अनिल और अनल, यहां पर दो शब्द दिए गए हैं, तो इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों, अगर हम बात करते हैं अनल, इसका मतलब होता है आग, और अनिल की अगर बात करते हैं इसका मतलब होता है साथियों हवा। तो मैं कहूंगा वायु और अग्नि यहां पर सही जवाब होगा। बिल्कुल साथियों, वायु को हवा कहते हैं और अग्नि को आग कहते हैं, तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि पराजय में उपसर्ग बताइए क्या आ सकता है? तो परा धन जय क्या हो जाएगा साथियों? उपसर्ग हो जाएगा इसका। तो परा इसमें से क्या हो जाएगा साथियों? ये एक उपसर्ग का काम करेगा। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, लिखावट में साथियों प्रत्यय बताइए क्या आ सकता है? तो लिखावट की अगर बात करें लिख धन आवट, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और आवट की अगर बात करें तो ये इसका प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मैंने घर जाना था, इस वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है साथियों बताइए। देखिए मैंने नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मुझे घर जाना है। क्या मुझे घर जाना है ये होना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर? दिक्कत इस शब्द में है, तो ये शब्द ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए देशभक्ति में कौन सा समास है? देखिए देश के लिए भक्ति, यानी कि इसमें साथियों तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाक्य? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाक्य है ये आपको यहां पर बताना है। तो इसमें साथियों कर्म की प्रधानता है, तो मैं कहूंगा इसमें कर्म वाच्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अव्यय शब्द बताइए, तो इसमें से अव्यय कौन सा है? देखिए प्राचीन है ना, मोटा, गरीब, और यहां पर अगर और की बात करें जैसे कि और हो गया, तथा हो गया, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे शब्द जो होते हैं ये अव्यय कहलाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला देखिए हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? तो पूर्ण विराम आपको मालूम होना चाहिए पूर्ण विराम है, और ऐसा कहां पर है? ऐसा ऑप्शन नंबर सी वाले। बहुत तेजी के साथ साथ इन 40 सवालों को हम लोग खत्म करेंगे। दूध का धुला होना, इस मुहावरे, ये बहुत आप मुहावरे बोलते हो, कोई दूध का धुला नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। मैं कहूंगा निर्दोष होना, यानी कि दूध का धुला होने का मतलब होता है निर्दोष होना। वीर रस का स्थायी भाव साथियों बता दीजिए। तो क्रोध तो नहीं होता है, भय भी नहीं होता है, विस्मय भी नहीं होता है साथियों, उत्साह होता है, यानी कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। कह रहे कि जो दोहा है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में साथियों 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, 13 मात्राएं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शब्द अलंकार कौन सा है साथियों? ये भी आप लोग मुझे जरा बता दीजिए। तो शब्द अलंकार इसमें से अगर बात करें तो मैं कहूंगा ये यमक अलंकार जो होता है ये शब्द अलंकार है, बाकी सारे साथियों अर्थ अलंकार हैं। उसके बाद देखिए तालव्य ध्वनि आपको साथियों बताना है, इसमें से कौन सी तालव्य ध्वनि है साथियों बता दीजिए। तो अगर बात करते हैं शाह की, तो शाह आपका जो है ये तालव्य ध्वनि है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से वर्ण कौन सा वर्ण अघोष है? क्या इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? देखिए का, गा, है ना, घा, जा, इन तीनों में साथियों स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है, लेकिन का बोलने में नहीं हो रहा है, यानी कि का एक अघोष है। अघोष है तो आंसर आपका ए होगा। इनमें से कौन सा शब्द साथियों स्त्रीलिंग है? देखिए उपहार कैसा है, अब किसी भी शब्द के साथ अगर कैसा आ गया तो वो पुल्लिंग होगा। ग्रंथ कैसा है, पुल्लिंग होगा। मस्तक कैसा है, पुल्लिंग होगा। रचना कैसी, अब इसके साथ कैसी इस्तेमाल आई है, तो साथियों ये कैसी स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि रचना शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला देखिए इनमें से कौन सा शब्द साथियों पुल्लिंग है? देखिए सारे सब्जेक्ट जितने भी साथियों मतलब कुल मिला के हिंदी सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक से क्वेश्चंस यहां पर लिए गए, इसलिए आप बहुत तसल्ली के साथ इस वीडियो को देखते रहिए। इच्छा की अगर बात करें क्या पुल्लिंग शब्द है ना? इच्छा कैसी है तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। राष्ट्र कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। रक्षा कैसी है, स्त्रीलिंग। योग्यता कैसी, स्त्रीलिंग, यानी कि आपका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, यानी कि हमेशा उसका इस्तेमाल बहुवचन में ही किया जाता है। लड़का नहीं लड़कों हो जाएगा, घोड़े हो जाएगा। प्राण की अगर हम बात करते हैं तो प्राण शब्द का प्रयोग साथियों बहुवचन में ही किया जाता है। आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि ने, यहां पर ने जो आया है ये किस कारक का चिन्ह है साथियों बताइए। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, तो कर्ता यहां पर हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सर्वनाम आपसे पूछा जा रहा है। सर्वनाम साथियों बता दीजिए कौन सा है? घर, घर कोई सर्वनाम थोड़ी ना है ना। पहाड़, नदी, आप शब्द जो यहां पर है साथियों वो क्या है? वो एक सर्वनाम है। सर्वनाम है तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्नलिखित में से विशेषण बताइए कौन सा है। देखिए अगर हम मान लीजिए जैसे मैंने यहां पर लिखा मोटा आदमी, क्या लिखा? मोटा आदमी, तो यहां पर इस आदमी की विशेषता जो बताई है वो मोटा शब्द ने बताई है, तो मोटा शब्द यहां पर विशेषण हो जाएगा। और आदमी शब्द की अगर बात करें ये साथियों आपका विशेष हो जाएगा। कभी आप देखते हो लंबा आदमी, नहीं आप देखते हो लंबाई आदमी नहीं लिखते हो, आप लिखते हो लंबा आदमी। तो यहां पर अगर लंबाई की जगह लंबा होता तो ये विशेषण हो जाता। अगर यहां पर बुढ़ापा ना होता, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा, यहां पर होता बुढ़ा, बूढ़ा आदमी, तो वो बूढ़ा शब्द विशेषण हो जाता। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये भाई शांत
आदमी है। कैसा आदमी है? शांत है, तो ये आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका एक विशेषण शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रेरणार्थक क्रिया इसमें से कौन सी है साथियों, बताइए। गिरना, बोलना, सुनाना या कहना? तो मैं कहूंगा सुनाना शब्द की अगर बात करें तो ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला देखिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी सामान्य वर्तमान काल नहीं है, ये पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा सातों तद्भव शब्द है, बताइए। देखिए ये सारे शब्द की अगर बात करें तो ये तत्सम शब्द हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाला जो शब्द है अचरज शब्द, ये एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, तो ये आपका सातों जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं शीत का विलोम क्या होगा? शीत का विलोम, शीत की अगर बात करें, देखिए एक होता है शीत, शीत और एक होता है साथियों उष्ण, तो मैं कहूंगा उष्ण का विलोम शीत हो जाएगा और शीत का विलोम उष्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कर का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है, तो कर के अर्थ कौन कौन से? देखिए कर को टैक्स भी कहते हैं, कर को किरण भी कहते हैं, कर को हाथ भी कहते हैं, लेकिन कर को सूर्य नहीं कहा जाता है। अब नहीं कहा जाता है तो यही ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए करके जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको दुर्गम कहेंगे, उसको दुर्लभ कहेंगे, अगम कहेंगे या सुलभ कहेंगे, तो उसको दुर्लभ कहा जाता है जो कठिनाई से मिलता है। अगला देखिए करके बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो बीजक की अगर बात करें तो ये तो सातों कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए अंधेर नगरी, ये एक नाटक है और इस नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है साथियों? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। उसके बाद देखिए गोदान किसका उपन्यास है, तो साथियों यशपाल का है, मुंशी प्रेमचंद्र का है, भीष्म सानी का या अमरकांत का है? आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद्र का ये उपन्यास है साथियों गोदान। उसके बाद देखिए कह रहे कि पक्षी दाना चुग रहा है, अगर बात करते हैं साथियों रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखिए अगर बात करते हैं नभचर कहते हैं पक्षी को, खग भी कहते हैं, अंडज भी कहते हैं, लेकिन पंकज नहीं कहते। अब नहीं कहते पक्षी को पंकज, तो यही आपका जवाब होगा। अगला देखिए हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताएं, यानी कि अनाथ का आपको विलोम बताना है क्या होगा। अनाथ का विलोम क्या होता है साथियों? सनाथ, अज्ञ या अपाहिज? मैं कहूंगा सनाथ होता है, सनाथ आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द साथियों कनक है, अनंत है, महावीर है, हत्या नहीं, अब नहीं है, तो यही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए जिनका संबंध आध्यात्म से होता है उनके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? देखिए जिनका संबंध आध्यात्म से होगा तो उनको तो आध्यात्मिक ही कहेंगे, ठीक है ना। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक शब्द है? समरूपी भिन्नार्थक शब्द है साथियों, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। समरूपी भिन्नार्थक यानी कि जो समान रूप जिनका है, देखने में, पढ़ने में, सुनने में समान, लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग अलग है ना, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ मुझे अवधि और अवधि, एक ये और एक ये, तो कुल मिला के ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों क्या होगा? ए होगा, क्योंकि एक भाषा टाइप होती है अवधि और एक समय से संबंधित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए, यानी कि प्रतिदिन शब्द की अगर बात करें ये आपको बताना है कैसा शब्द है। तो प्रतिदिन शब्द की अगर देखिए उपसर्ग नहीं है ना, ये एक अव्यय शब्द हो जाएगा, है ना। अव्यय शब्द जैसे किंतु, परंतु, ये सारे शब्द होते हैं, तथा और ऐसे ये भी साथ प्रतिदिन शब्द भी एक अव्यय शब्द है। उसके बाद देखिए प्रतिधन आघात का संधि रूप अगर हम करें तो क्या करेंगे? प्रत्याघात करेंगे, प्रतियाघात करेंगे, प्रतियाघात करेंगे या प्रति आघात करेंगे? तो मैं कहूंगा प्रत्याघात यहां पर बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा प्रतिधन आघात का। महोषध शब्द का संधि विच्छेद सातों आपसे पूछा जा रहा है और ये अंतिम सवाल है हिंदी का। उसके बाद सातों हम लोग जीके जीएस यूपी जीके के सवाल देखेंगे, मूल विधि संविधान के सवाल, पूरे 40 सवाल देखेंगे। इनको देखिए, देखिए महोषध का महाधन औषध नहीं, महा औषधि नहीं, महा औषधि नहीं, औषधि नहीं। देखिए यहाँ पर औषध आएगा, औषध नहीं औषध आएगा, तो कुल मिला के ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है अगर आपसे पूछे, इसमें वृद्धि संधि, क्योंकि किसी भी शब्द में अगर दो मात्राएं लगी होती हैं तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। संविधान से संबंधित है, करेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 5 वर्ष की अवधि, 5 वर्ष की अवधि नहीं साथियों, उनकी 6 वर्ष की अवधि होती है। 6 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले नहीं साथियों, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले, ये आपका सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि जो होती है वो 6 वर्ष की होती है। या अगर 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए, मान लीजिए चौथी साल में या 5वीं साल में 65 वर्ष की हो जाए तो वो रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। उसके बाद देखिए भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए साथियों, बलबन ने, यानी कि गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ही सिजदा प्रथा शुरू की गई थी। अगला देखिए हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के लिए किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो किन की बात चल रही? पुरुषोत्तम दास टंडन की बात चल रही है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है,
यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 343 का ए, तो इस अनुच्छेद के तहत ही हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि भारतीय संविधान में लोकायुक्त का अर्थ क्या होता है? तो भारतीय संविधान में लोकायुक्त का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। वित्तीय क्षेत्र में होने वाली धोखा नहीं साथियों, लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत के लिए केंद्रीय स्तर पर संचालित निकाय नहीं, लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आप इसको एक बार और पढ़ लीजिए, अगर ये सवाल आता है तो इसका जवाब मैंने आपको साथियों बता दिया है। यानी कि लोकायुक्त का मतलब होता है लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय होता है। उसके बाद देखिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये मूल विधि का सवाल है साथियों। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 4 के अनुसार विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारण किया जाएगा। तो अगर बात करते हैं साथियों एक दिन के अंतराल पर, दिन प्रतिदिन के आधार पर, बिल्कुल साथियों दिन प्रतिदिन के आधार पर उस पर विचारण किया जाएगा। आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए 76वें जिले की तैयारी है, 75 जिले अभी हैं। किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो क्या आपका जवाब होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत साथियों विभाजित किए गए थे। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर खाली जगह होगी को, यानी कि कब पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? यानी कि पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो कब की बात चल रही है साथियों? 15 अगस्त 1974 की बात चल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, इनका नाम था करुणानिधि। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर एक मुख्यमंत्री के रूप में साथियों राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इस अधिनियम का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, ये भी मूल विधि का सवाल है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। कह रहे कि महिला कार्यस्थल की सुरक्षा करना, ये उद्देश्य होता है क्या स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम का? या महिलाओं की अश्लील प्रस्तुति पर रोक लगाना, ये इस अधिनियम का उद्देश्य होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही, यही इस अधिनियम का उद्देश्य है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो साथियों कहां पर स्थित नहीं है, एक तरीके से अगर बात करें तो बैरन द्वीप में स्थित है। ये बात आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो साथियों हरिहर की अगर बात करें तो हरिहर प्रथम जो थे ये विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए कह रहे निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो किसने किया है, क्या आपका जवाब हो सकता है? कृष्णदेव राय आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो श्री कृष्णदेव राय के द्वारा सातु किया गया था, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो ये तो सातु अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो कौन सा अखबार शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। केसरी अखबार शुरू किया था किसने? तिलक जी के द्वारा। साथियों बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा अखबार शुरू किया था? केसरी नामक अखबार शुरू किया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर एक खाली जगह होगी। यानी कि इसमें से किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्रित करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था? तो किसकी बात चल रही है? वॉरेन हेस्टिंग की बात चल रही है। वॉरेन हेस्टिंग ने ही इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो क्या आपका जवाब होगा भारत को 2 भागों में विभाजित करना? ये एक तरीके से अगर बात करें, ये एक तरीके से प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो मैं कह सकता हूं संवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों आप लोग बताइए जवाब आपका क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, जिनको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो तलहटी कहते हैं, रूपांतरित कहते हैं, या कोमाटाइट कहते हैं, या आग्नेय कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इनको आग्नेय चट्टाने कहते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? यूएसए की बात चल रही है। यूएसए की अगर बात करें तो यहाँ पर साथियों एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन है। उसके बाद देखिए कह रहे अंतराल
अंतर्राष्ट्रीय तिथि से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि से 180 डिग्री ग्रीनविच होकर गुजरती है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कह रहे कि पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो साथियों मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? मैं कहूंगा गुजरात राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो आपको याद रखना है, जो पाक जलटमरू मध्य की अगर बात करें तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। उसके बाद देखिए, नर्मदा और ताप्ती की ओर बहने वाली नदियां हैं, यानी कि नर्मदा और ताप्ती की अगर बात करें तो ये तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो पश्चिम आपके सवाल। अगला सवाल है, कह रहे कि सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सोन नदी की अगर बात करें साथ, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल कर आती है सोन नदी। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या होता है? पुनर्वनरोपण शब्द आपने सुना होगा, वनों को सुदृढ़ करना इसका मतलब होता है, या नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना इसका मतलब होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, पुनर्वनरोपण का मतलब होता है नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर की अगर बात करें तो ये तो लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 7 ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि यूपी की अगर बात करें, यूपी में कौन से क्षेत्र के बुनकर किसी भी डिजाइन के कालीन बुनने की बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध हैं? विशेष रूप से प्राचीन फारसी बुनाई के लिए उनकी हमेशा बड़ी मांग रहती है। तो ये मिर्जापुर की बात चल रही है, यानी कि यूपी में मिर्जापुर के क्षेत्र बुनकर किसी भी डिजाइन के कालीन बुनने की बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से प्राचीन फारसी बुनाई के लिए उनकी हमेशा बड़ी मांग रहती है। ये सवाल आ सकता है और आएगा भी। झारखंड की राजधानी की अगर बात करें तो रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड का गठन की अगर बात करें तो साथियों 15 नवंबर 2000 में झारखंड का साथियों गठन हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि हाल ही में कहां विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया? देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं साथियों उन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के सवाल भी आपके सामने आएंगे। कह रहे कि कहां विश्व की, मैं कहूंगा लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहां नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। अरुणाचल प्रदेश आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री तो बता दिया मैंने, अरुणाचल प्रदेश जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये कहां पर आयोजित होगा? तो ये साथियों कहां पर आयोजित होगा? ये बारबाडोस में आयोजित होगा। बारबाडोस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, करके कहां विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि ये तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन भाई साहब। हाँ ये सही है, ये भी तो रिपीट हो गया भाई। चलिए कोई बात नहीं। तो केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा अगर बात करते हैं नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। ये पक्षी, मछली, मुर्गी के लिए जो आरेख बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए, ये जो मुर्गी है ना, ये पक्षी के अंतर्गत आएगी, क्योंकि मुर्गी एक पक्षी है लेकिन मछली एक अलग चीज है। तो कुछ ऐसा आरेख बनेगा, और ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है। सविता कहती है साथियों एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हो। मान लीजिए वो फोटोग्राफ ये होगी, कह रही कि वह, यानी कि ये जो है ना, ये सविता कह रही ये जो है ये मेरे दादा के एकमात्र बेटे, दादा के एकमात्र बेटे यानी कि सविता के कौन होंगे? पिताजी होंगे, यानी कि सविता के पिता का बेटा है। ये कौन है? सविता की अगर बात करें पिता का बेटा है, तो ये सविता का कौन हुआ? सविता का भाई हुआ। तो कहने के फोटोग्राफ वाला पुरुष सविता से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि सविता क्या कहेगी इसको? तो भाई कहेगी। तो भाई कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में FILE को 7-4-6-5 लिखा जाता है। IDEAL को 4-3-5-8-6 लिखा जाता है। तो DEAF को क्या लिखा जाएगा? देखिए, ऐसा तो नहीं साथियों DEAF हमें यहां पर मिल रहा है, यहां पर कुछ लेटर मिल रहे हैं, तो कोड हो साथियों, जैसे कि F का कोड 7 हो, I का कोड 4 हो, L का कोड 6 हो, E का कोड 5 हो। यहां पर D है तो D का कोड यहां पर 3 है, तो साथियों यहां पर 3 आ जाएगा। E की बात करें, E का कोड साथियों 5 है, तो यहां पर 5 आ जाएगा। A की बात करें, A का कोड 8 है तो 8 आ जाएगा। और F की अगर बात करें, F का कोड इसमें से हमें मिल जाएगा 7। तो 3587 का कहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले 2 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 68 है। तो अगला नंबर साथियों आपको बताना है यहां पर क्या आ सकता है। देखिए, यहां पर अगर थोड़ा आप ध्यान देंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है 10, 30, 68 अगर आए तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये आपका 2 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका साथियों 3 का क्यूब हो जाएगा, और ये 4 का क्यूब हो जाएगा। कैसे? इसमें कुछ जोड़ना है। अगर हम इसमें साथियों क्या देखिए, 2 का क्यूब 8 होता है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 10 बन जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये 30 बन जाएगा। 4 का क्यूब 64 होता है, इसमें एक तरीके से कितना जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे तो ये कितना? 68 बन जाएगा। तो उसी प्रकार साथियों ये अगर बात करते हैं 2 का क्यूब
या एक का क्यूब मान लीजिए, एक का क्यूब प्लस एक, तो एक का क्यूब एक होता है, प्लस एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5 का क्यूब प्लस 5 आएगा, तो 5 का क्यूब 125 होता है और 5 जोड़ देंगे तो 130 बन जाएगा। क्या 130 ऑप्शन में है? अगर 130 ऑप्शन में है तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही है। बिल्कुल साथ ही ऑप्शन नंबर सी वाले में 130 मिल चुका है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, यानी कि 4 है, 17 है और उसके बाद 34 है, उसके बाद 53 है और फिर 76 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, अब ये आपको बताना है। देखिए अगर हम 4 से 17 पर जाएं तो कितना बढ़ रहा है, 713 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 713 बढ़ रहा है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। 17 से 34 पर जाएं, 717 बढ़ रहा है। 34 से 53 पर जाएं, सातु कितना बढ़ रहा है, एक तरीके से अगर बात करें तो 19 बढ़ रहा है। और फिर इधर कितना बढ़ रहा है सातु, अगर बात करें 23 बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बढ़ेगा, देखिए 13, 17, 19, 23, ये सारी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी साथियों, 29 होगी। 24 नहीं है अभाज्य संख्या, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 है। तो 73, 76 और 29 कितना होता है, तो मैं कह सकता हूँ साथ, तो 105 होता है। 105 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने कथन है, आपके सामने निष्कर्ष है। आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी खिड़की मछली नहीं है। तो मान लेते सातु ये क्या हो गई, ये खिड़की हो गई और कोई भी खिड़की सातु क्या नहीं हो सकती, मछली नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद देखिए करके सभी मछलियां इंसान है, यानी कि सभी के सभी मछलियां कौन हो जाएंगी, ये सभी के सभी मछलियां इंसान हो जाएंगी। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। करके कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। देखिए अगर बात करते हैं कोई भी खिड़की मछली नहीं है, इतना हमें जानकारी है, हमें कथन में इतनी जानकारी दी गई कि कोई भी खिड़की मछली नहीं है। हमें यह नहीं बताया गया है कि कोई भी खिड़की इंसान है या नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो जिसके बारे में हमें कथन में कोई जानकारी नहीं दे रखी है और वो चीज हमसे पूछी जा रही तो भाई वो तो गलत ही मान लेंगे। उसके बाद देखिए कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, कोई भी इंसान खिड़की नहीं, वही बात आ गई, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। जब हमें इसकी जानकारी नहीं है तो कोई इंसान खिड़की नहीं, इस बात की जानकारी भी हमें नहीं है, तो ये भी गलत मान लेंगे। कुछ इंसान मछली हैं, कुछ इंसान मछली, बिल्कुल इतने इंसान मछली, ये बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा वाला। सभी इंसान मछली हैं, सभी इंसान मछली नहीं है, इतने इंसान मछली थोड़ी ना ऐसा, तो कुछ इंसान मछली हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि केवल 3 निष्कर्ष सहमत है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है। गीता की अगर बात करें, गीता कह रही है एक महिला की तरफ संकेत करते हुए, वो कह ये रही है कि गीता कह रही है कि मेरी दादी का एकमात्र संतान, मेरी दादी के एकमात्र संतान कौन होंगी, पिताजी होंगे, गीता के पिताजी की बेटी, यानी कि ये जो है ये गीता जी के पिता की बेटी है। तो कहीं ना कहीं ये इनके पिता और इनके पिता सेम हो जाएंगे। तो महिला गीता से किस प्रकार संबंधी, ये तो दोनों बहनें होंगी फिर, तो बहनें होंगी, तो बहन आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, दिए गए चित्र के प्रतिबिंब का उत्तर विकल्प चित्र में से कौन सा, यानी कि अगर यहाँ पर हम एक प्रतिबिंब रखते हैं, मतलब शीशा रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब साथियों कैसा आएगा, ये बात आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछी जा रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये लाइन ऐसे है तो इसमें ये लाइन कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना, ऐसे हो जाएगी, ठीक, कोई बात नहीं। उस प्रकार अगर ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे बनेगी, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है, मीटर है, मील है, फरलंग है, एकड़ है, यार्ड है। देखिए अगर आप सब देखिए, ये मीटर जो है लंबाई का मात्रक है, मील भी लंबाई का मात्रक है, फरलांग भी है, यार्ड भी है, लेकिन ये तो क्षेत्रफल इससे चेक किया जाता है, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा। तो सबसे अलग जो होगा वो एकड़ होगा, और एकड़ आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान, भौतिकी के अंतर आता है क्या सामाजिक विज्ञान, गणित के गणित, बीज गणित, बिल्कुल साथियों, मतलब गणित के अंतर्गत बीज गणित, ये सही है। विश्वविद्यालय हॉवर्ड, बिल्कुल साथियों हॉवर्ड एक विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। फल, केला, केला एक फल, ये बात सही है, लेकिन भौतिक और सामाजिक ज्ञान का संबंध नहीं है। अब नहीं है तो ये सबसे अलग है, और सबसे अलग है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल डायरेक्शन वाला सवाल है, कह सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों, आपका जो सीधा हाथ है वो आपका दायां हाथ कहलाया जाता है, आपका जो उल्टा हाथ है वो आपका साथियों बायां हाथ कहलाया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, मान लीजिए अभी सुनीता यहाँ पर, सुनीता दक्षिण की तरफ गई यानी कि यहाँ गई, और बाईं ओर मुड़ी यानी कि वो अपने उल्टे हाथ पर मुड़ी, तो इधर मुड़ेगी, बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। पहले वो बाईं ओर मुड़ी, फिर वो साथियों दाईं ओर मुड़ती है, फिर वो बाईं ओर मुड़ती है। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है भाई साहब, वो किस दिशा की ओर जा रही है, पूर्व की तरफ जा रही है। तो पूर्व की दिशा की जा रही है, तो पूर्व ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक दे दीजिए साथियों, ठीक है ना। चलिए
भारत के किसी समृद्ध परिवार से ना आने वाले किसी बच्चे को क्या अपने जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए? अब तर्क आपके सामने है, दो तर्क हैं, पहला तर्क, दूसरा तर्क। सब कह रहे भारत किसी समृद्ध परिवार से जो बच्चे नहीं आते हैं, क्या उनको जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए? कहने कि हाँ, करने देना चाहिए। इन दिनों यदि किसी बच्चे को अपनी अभिरुचि का अनुसरण करने दिया जाए तो वो इसमें श्रेष्ठ हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, यहां तक कि आर्थिक तौर पर भी श्रेष्ठ हो सकता है। ये तो बिल्कुल मुझे सही लग रहा है, यानी कि नहीं, उसको अनुसरण नहीं कर देना चाहिए अपने जुनून का। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है और किसी को अपरंपरागत क्षेत्रों में स्थापित करना समय की बर्बादी है तथा यह आर्थिक रूप से बाहर डालने वाला। ये तो गलत है सरासर, यानी कि केवल तर्क एक प्रभावशाली है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। तो अब आपके सामने सातों मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इन मैथ्स के क्वेश्चन, बहुत कम मैथ्स के क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ 5 लगभग, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट सातों मैं लेकर आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए और वो एग्जाम में सातों आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए, तो पहला सवाल सातों मैथ का है, इसको देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह के रवि और रश्मि 2 लोग हैं। कितने लोग हैं साथियों? रवि हैं और साथियों कौन है? रश्मि है। रवि और रश्मि की साथियों यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर कहा गया है कि रवि 150 रुपए और रश्मि 200 रुपए एक व्यापार में लगाते हैं, निवेश करते हैं। तो ये साथियों 150 रुपए लगा रहा है, ये 200 रुपए लगा रहा है। कहने के कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लेता है। रवि जो है ना, ये कुछ महीनों तक अपना पैसा लगाता है, कहने के लेकिन 12 महीने का लाभ रवि और रश्मि के बीच। अच्छा, मतलब ये कुछ महीनों के लिए लगाता होगा, मान लीजिए ये x महीने के लिए लगाता है और ये पूरा 1 साल यानी कि 12 महीनों के लिए लगाता है। तो कहने के 12 महीनों का लाभ जो होता है वो रवि और रश्मि के बीच जो बढ़ता है वो 1:2 के रूप में बढ़ता है। यानी कि अगर इसको 1 लाभ मिलता है तो इसको साथियों 2 लाभ मिलेगा। तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे, यानी कि कितने कुल मिला के कितने महीने तक साथियों उसने अपना पैसा जो है ना वो लगाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो इसको सातों हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये मैं आपको सातों तरकीब एक तरीके से बता देता हूं, वो थोड़ा सा आसान तरीके से सातों यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, 150 रुपए लगाए थे रवि ने, मान लीजिए x महीने के लिए लगाए थे। कितने महीने के लिए? x महीने के लिए लगाए थे। और 200 रुपए लगाए थे रश्मि ने 12 महीने के लिए। इनका जो लाभ आता है वो 1:2 का अनुपात आता है। तो इसको सातों आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए, और x का मान निकाल लीजिए। अगर 2 से ये कट करे सातों, ये 6 आ जाएगा। अब क्या है? x बराबर ये 200 प्लस 200 गुणा 6, ये ऊपर चला जाएगा, 200 गुणा 6 ऊपर चला जाएगा, 150 सातों ये नीचे आ जाएगा। तो 50 चौक और 50 तियां हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 8 आ जाएगा, यानी कि 8 महीना आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कितने महीने बाद रवि ने, तो 8 महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे। तो 8 महीने कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, एक व्यक्ति एक किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? इसका भी एक तरीका है। देखिए, अगर कभी भी ऐसे आ जाए कि ए किसी काम को 48 मिनट में करता है और बी यानी कि दूसरा व्यक्ति उसको 60 मिनट में करता है, तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं, कई बार मैंने बताया, दूसरा तरीका मैं आपको बता दे। देखिए, पहला और दूसरा है ना, इनको गुणा कर दीजिए ऊपर और नीचे इनको क्या कर दीजिए? नीचे इनको जोड़ दीजिए। इतना सा काम आप कर दीजिए, ठीक है। तो इनको सातों गुणा कर लीजिए। देखिए, 6 48 हो जाएगा और 6 चौक 24 और आपका ये 28 हो जाएगा। बराबर इसको अगर जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सातों आप कट कर लीजिए, 2 से कट कर लीजिए, जितने चाहे से कट कर लीजिए। कितना आता है देख लीजिए, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा, 2 कम 2 4 4 0 आ जाएगा। फिर से 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 2 दूना 0 आ जाएगा। देखिए, 3 से सातों कट हो रहा है, देखिए जरा एक बार, ये 9 से कट हो रहा है, 9 से नहीं कट हो रहा है, 3 से, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 से भी सातों यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक मिस्टेक मुझसे हो गई, ये डबल 4 मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। देखिए साथ फिर से कट कर देता हूँ, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 0 लग जाएगा। फिर से एक बार 2 से कट कर, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, इतना आएगा। यानी कि अब आपके सामने 720/27 आ चुका है। देखिए साथियों, 9 से 9 3 27, 9 8 72, ठीक है ना, ये इतना आ गया। और इसको अगर कैलकुलेट करोगे, नीचे 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 छंग 18 आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा 26 सही 2/3 का समय लगेगा। अब इसको साथियों क्या कर लीजिए, आप एक काम करिए साथियों, 2/3 को सेकंड में बदलेंगे तो इसको 60 से आपको करा देना पड़ेगा गुणा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 20, यानी कि 40 सेकंड आ जाएगा। तो 26 मिनट 40 सेकंड आपका जवाब होगा। और ये कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? 175 में से 126 अंक प्राप्त किया, यानी कि उसने 126 अंक जो प्राप्त किए इसको प्रतिशत में बदलना है। तो नीचे कितने टोटल अंक प्राप्त किए? 175 अंक प्राप्त किए, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 25 सत्ते और 25 चौक हो गया, 7 से अगर इसको कैंसिल करें, 7 कम 7, 7 अट्ठे 56 हो गया, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है। 18 चौक आपका 72 हो गया, यानी कि 72% उसको अंक प्राप्त हुए। स्क्रीन पर है
आपसे यहाँ पर सातु कहा जा रहा है कि रमेश एक वस्तु 434 में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? यानी कि 24% का लाभ कमाता है तो वो 124% में उस वस्तु को बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? तो 434 रुपए में बेचता है। तो 124% में बेचता है तो 434 की होती है। तो जब उसने खरीदी थी वो 100% में खरीदी होगी, तो 100% की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। 434/124 आ गया, गुणा आपको 100 से कर देना है क्योंकि आपको 100% की वैल्यू निकालना है। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2 से कट करें 2 दूना 2 एकम और 2 सत्ते हो जाएगा, 2 छंग और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सातु और अगर आप कट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सातु, अगर यहाँ पर बात करें ये कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो इसमें लग जाएंगे, ये 62 आपका हो जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सातु आप डायरेक्ट कट कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो 10,850 भाग 31 से अगर कट करें तो ये कट जाएगा सातु। एक बार हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी जगह बस हमको चाहिए, ये काम हो जाएगा। 10,850 यहाँ पर लिखा और 31 सातु हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। अगर बात करते हैं सातु, देखिए 31 तियाँ कितने होते हैं? 31 तियाँ 93 होते हैं क्योंकि ये 108 है, तो 31 तियाँ 93 हो गया। अब इधर से 7 बचेगा, उधर से 8 बचेगा तो 15 हो जाएगा। और 31 पंजे होते हैं मेरे ख्याल से, कितना 31 पंजे होते हैं? 155। तो 31 पंजे आपका 155 आ जाएगा, है ना। 0 इसमें आ जाएगा, तो कुल मिला के 350 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? दर की अगर बात करें तो सातों 4% है, वर्ष की अगर बात करें तो 3 वर्ष का समय है। ठीक है ना। साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, मूलधन कितना है सातों? 2500 है। साधारण ब्याज आपको यहां पर बताना है, तो साधारण ब्याज का सूत्र कितना होता है? PRT/100। तो P कितना है सातों? 2500 है। ठीक है। R कितना है? R 4% है। समय कितना है? 3/100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 25 चौक 100 और 100 300, यानी कि साधारण ब्याज कितना निकलेगा सातों? 300 रुपए निकलेगा। और 300 रुपए कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।